नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं पड़ोसी पाकिस्तान के उस धोखे की जो वो अपनों को ही देने जा रहा है। जी हां, वो पाकिस्तान जो दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत करने का दावा करता है, जो एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामिक देश होने के नाते सीमाओं से परे जाकर के इस्लामिक देशों के गुट की सरपरस्ती का दावा करता है। वो अब मुसलमानों पर ही हथियार उठाने जा रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल बोर्ड ऑफ पीस पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान की ओर से पीएम शहबाज शरीफ और सीडीएफ आसिम मुनीर शामिल हुए, जबकि अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य मुद्दा था गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ में पाकिस्तान की भागीदारी रहे। खबर है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने घरेलू संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त समय दिए जाने की मांग की। माना जा रहा है कि गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ में पाकिस्तान के शामिल होने को लेकर आम जनता में नाराजगी है, जबकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। और ये सच भी है। गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें भी हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान इतना बड़ा मोर्चा अपने कंधों पर लेकर के नहीं चल सकता है कि अमेरिका उससे नाराज हो जाए। और जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार अब पूरी तरीके से अमेरिका के चंगुल में फंस गई है, क्योंकि सरकार के इस फैसले के विरोध में आम लोग और सामाजिक संगठनों के साथ ही विपक्ष भी मोर्चा खोल करके उतर आया है। पीएम शहबाज शरीफ के बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने से पाकिस्तान में राजनीतिक विवाद तक शुरू हो गया है। अब क्या विवाद शुरू हुआ है वो जानिए। विवाद यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, और ये पार्टी इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बता रही है। पीटीआई का यहां तक कहना है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते बिना संसद में बहस और विपक्ष से सलाह लिए बिना नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो गया है। अब दावोस में जैसे ही पहुंचे हुए थे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, एक आंख दिखाते ही अमेरिका के सामने झट से झुक गए और उन कागजात पर दस्तखत कर दिए जिसकी वजह से अब उनका अपने ही देश में विरोध शुरू हो गया है। पीटीआई ने इस मुद्दे पर जनमत संग्रह तक की मांग कर डाली है। सीनेट में विपक्ष के नेता है नासिर अब्बास, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान ने फिलिस्तीन की जनता की इच्छा के खिलाफ जाकर के ये कदम उठाया है। जाहिर सी बात है कि अगर आप पाकिस्तान की जनता फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो इसे यही समझा जाएगा कि क्या हुआ उस इस्लामिक राष्ट्र की भावना का, जो ये कहती है कि जहां पर भी इस्लाम है, जहां पर भी इस्लामिक राष्ट्र है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ नहीं, उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के धार्मिक नेता पाकिस्तान की सरकार को गाजा में सेना नहीं भेजने के लिए कह चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि शहबाज सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे नहीं झुकना चाहिए, लेकिन यही सच है कि शहबाज की सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नतमस्तक हो चुकी है। उनका यहां तक दावा है कि अमेरिका मुस्लिम देशों का इस्तेमाल हमास के खिलाफ कर रहा है। ये पाकिस्तान के ही मौलानाओं का दावा है जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम है इशराक डार, वो ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान गाजा में सेना नहीं भेजेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमास को निहत्था करना पाकिस्तान का काम नहीं है। इस अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के लिए ये कदम कितना भयावह साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या गाजा में सेना भेज करके हमास के खिलाफ हो रहा है पाकिस्तान? और सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान अब मुसलमानों के खिलाफ काम करने जा रहा है? क्योंकि इससे तो यही लगता है जो दस्तखत कर दिए गए हैं। अब एक सवाल और है कि पाकिस्तान सरकार जनता के विरोध को आखिरकार कैसे संभालेगी, कैसे वो अपने यहाँ के लोगों को समझाएगी। अब इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जुड़ेंगे और हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगी और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हसम दुर्रानी पाकिस्तानी पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि हसम दुर्रानी, अब आपकी यहाँ की जो आवाम है और इसके साथ साथ पीटीआई है, उसका रुख तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार का अगर घर के अंदर ही विरोध होने लगेगा तो आप कैसे संभालेंगे इस स्थिति को? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरी बात ये थी कि जिस तरह आपने भी बात की है
तो ये एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके अंदर तो ये सारा कुछ चलता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मुझे ना इस बात की समझ नहीं आई, आपने कहा कि जो अवाम है और पीटीआई है वो उनका आपस में क्या, यानी कि जो उनकी जानब से मुसलसल चीज़ें, अवाम की जानब से कौन सी ऐसी चीज़ आई है हम्म। उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई अभी तक, क्योंकि मैं ग्राउंड के ऊपर मौजूद हूँ और मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। और ख़ास तौर पे गुजरे दिन पहले यानी कि थर्सडे नाइट को मैंने बल्कि इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, लाइव प्रोग्राम किया है। और मैंने उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी जो एनालिस्ट हैं वो उनसे भी मैंने बात की है, और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी मैंने बात की है। कहीं पे भी किसी किस्म का कोई कायोस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सबसे एक जो अजीब चीज़ है जो जिस पे भी मेरा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि अभी जब तक कि किसी चीज़ की जो हसन दुर्रानी के पास मैं दोबारा से जाऊंगी, डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, इस पूरे मुद्दे पर अब ये पाकिस्तान स्वीकारे या ना स्वीकारे कि उनके यहाँ पर इस बात को लेकर के विरोध हो रहा है, हालांकि इंटरनेशनल साख बचानी है तो स्वीकार कैसे कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, ये भी सच है उतना ही कि कई बार पाकिस्तान के मौलानाओं की तरफ से ये बार बार कहा गया था कि फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े नहीं होना है, और ये पाकिस्तानी भी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। लेकिन अब जब हम देखते हैं तस्वीर तो यही निकल करके सामने आती है कि पीस ऑफ बॉर्डर के साथ, पीस ऑफ जो भी है वो, उसके साथ जाकर के वो कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं, अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं, अमेरिका के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। कि पाकिस्तान केवल अमेरिका के आगे नतमस्तक नहीं हुआ है, हम्म। बल्कि इसने इजराइल से भी गुप्त समझौता किया है और यह आश्वासन दिया है हम कम से कम पहले लाख में 20,000 सैनिक अपने भेजेंगे। हम्म। तो वहां जा करके हमास से हथियार डलवाना इनका मुख्य उद्देश्य होगा। हम्म। इनको एक प्रकार से इंडोनेशिया और अजरबैजान की सेना के साथ रखा जाएगा, और किस प्रकार से हमास के हथियार डलवाते हैं, उनको निहत्था करते हैं, यह एक बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास है वह सरेंडर का इतिहास है, सरेंडर करवाने का इतिहास नहीं है। पाकिस्तान की सेना अभी तक हथियार डालती रही है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी उसके नाम ही है, हम्म। वो आप सब जानते हैं। तो हमास से वह हथियार डलवा पाएगी, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसमें सफल होगा। उसका कारण है कि जो काम पूरी तरह से इजराइल की पेशेवर सेना नहीं कर पाई, उसको पाकिस्तान की ढुलमुल सेना और एक प्रकार से जो जिहादी मानसिकता वाली सेना है वह कर पाएगी। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी जो निश्चित रूप से पाकिस्तान में अंतर्कलह को बढ़ावा देंगी, और एक गृह युद्ध का माहौल पहले से ही बना हुआ है। हो बिल्कुल, वहां सकता की है जो कि वह आवाम और है वो ज्यादा बढ़े। बिल्कुल भी वहां की सरकार के फैसलों से किसी भी तरीके से सहमत नजर नहीं आती है। उनके जितने भी फैसले होते हैं पाकिस्तान की सरकार के, वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाते हुए नजर आते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, अगर मैं इस बोर्ड ऑफ पीस की बात करूं तो ये तो ऑलरेडी अपना पीस पीस में बटा हुआ नजर आता है कि इतने सारे लोगों को न्योता दिया गया, उसके बाद भी इतने सारे लोग वहां पर नहीं पहुंचे, आधे से ज्यादा कुर्सियां वहां पर खाली पड़ी रही दावोस में। लेकिन सवाल वही है कि पाकिस्तान को क्या अब पाकिस्तान वर्सेस फिलिस्तीन लिखना सही रहेगा, क्योंकि अब फिलिस्तीन के खिलाफ तो खड़े ही हो गए हैं। गाहे बगाहे जो आंसू बहाते रहे कि हमारे ऊपर इजराइल ने इस तरीके से हमला कर दिया फिलिस्तीन के ऊपर, और इजराइल को जो ना कहा सो सही, लेकिन अब उसी इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया है, सीधे सीधे यही कहना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार मीनाक्षी जी। ये उपाध्याय साहब को बोलिए कि इतना कट्टर सच ना बोल दिया करें कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस किस चीज में ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी पैनलिस्ट उस बात का शायद बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है कि वो सच से सच सामना सुन कर पाए। लें। हाँ, तो सच से सामना थोड़ा सा कई बार तकलीफ हो जाती है, मैं मान सकता हूँ इस बात को। अभी अभी थोड़ी देर पहले कहीं बात चल रही थी वेपन्स की। कौन से ऐसे वेपन्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी किससे ले लेगी? मुझे आप एक बात बताइए, एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर। हम एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट नहीं चलाएंगे, हम इवैल्यूएशन कर कर देखते हैं क्या बोर्ड ऑफ पीस में कौन सी ऐसी पीस का कंट्रीब्यूशन है जिसका के पाकिस्तान हकदार होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि वो कर सकता है। खुद की क्योंकि सेना है एक्सपीरियंस के नहीं। ऊपर नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस के ऊपर सर ने बात ऑलरेडी कर दी है। तो अब ज्यादा बड़ी बात ये निकल कर आती है कि पाकिस्तान आर्मी की कंपल्शन क्या है। देखिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान दबाव में है। वो दबाव सिर्फ एक ट्रम्प का नहीं है, जी हजूरी का नहीं है, चापलूसी का नहीं है। मैं ये वर्ड जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं
क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी पैनलिस्ट इस बात को मानेगा कि यस, कहीं से आप किसी भी तरह से तोल मोल कर लीजिए, आप जिस तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं पाकिस्तान के ट्रंप के बारे में, मुनीर जिस तरीके से बात करता है, सिवाय जी हजूरी और चापलूसी के और कहीं कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। सो डिस्कशन में आना चाहिए मजबूरी क्या है। मजबूरी ये है कि अगर इनको काम दिया जाएगा तो काम दिया जाएगा क्या कि हमास से वेपन लेने हैं। आप कैसे ले लोगे, डिसआर्म कैसे करोगे? आप तो हमास के सपोर्टर रहे हो, चलो जी हो सकता है आप कहीं ले दे के कुछ बातचीत कर लो। आपका काम होगा कि डीमिलिटराइज करना है उस पूरे जोन को। है हिम्मत आप में इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की? बोल पाओगे उसे कि चलिए जी 2 कदम पीछे हट जाए? आप देखिए, मजबूरियों को इवैल्यूएट करके देखिए। पाकिस्तान का कोई पैनलिस्ट अगर मुझे सिर्फ ये बता दे कि आप वहां जाके करोगे क्या, भाई तनख्वाह लेने आ रहे हो क्या? सिर्फ तनख्वाह नहीं मिलेगी ऐसे, आप दूसरों की आड़ में काम नहीं कर। और पहले तो ये बताओ, $1 बिलियन कहां से लाने वाले हो? कौन दे रहा है? सर, पाकिस्तान के पैनलिस्ट तो वैसे ही डरे हुए सहमे हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकारें जो कर रही हैं सो कर रही हैं और हमें जवाब देते नहीं बन रहा है। जुड़ने से भी इनकार कर देते हैं कई बार, और कई बार तो बीच डिबेट छोड़ करके भाग भी जाते हैं इसी वजह से। अभी आप देखिए, कोई आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है कि जिस फिलिस्तीन तक वो आंसू बहाते रहे, जिस फिलिस्तीन को लेकर के वो ये कहते रहे कि इजराइल बड़ा गलत कर रहा है, आज उसी फिलिस्तीन के खिलाफ वो अपनी सेना उतारने की बात कर रहे हैं। अब संजीव श्रीवास्तव जी, ये बार बार ट्रंप के सामने नतमस्तक होना ठीक है, उनकी पुरानी आदत भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि अब कहाँ कहाँ जाएंगे। IMF जाना है तो ट्रंप से होकर के गुजरना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं से मदद लेना है तो ट्रंप के आगे से जाना पड़ेगा। अब ट्रंप के जूतों तक जब तक नहीं आएगा पाकिस्तान, तब तक उनकी कोई रोजी रोटी चलने वाली तो है नहीं संजीव श्रीवास्तव जी। तो सवाल ये है मेरा आपसे कि अगर ये फिलिस्तीन के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं, तो ये जो एक बात कर रहे थे हम कि इस्लामिक नेटो बनाएंगे, ये तो मुझे लगता है कि वहीं पर फेल हो गए हैं इसी बोर्ड ऑफ पीस के साथ। देखिए, पाकिस्तान की विदेश नीति हो या रक्षा नीति हो या कोई भी नीति हो, उसका कोई आधार नहीं है। ये जो राष्ट्र है वो विशुद्ध अवसरवादिता पर और धन लोलुपता पे आश्रित रहा है। और पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, और वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं। अपने राष्ट्र के अवाम के हितों को हमेशा से उन्होंने सेकेंडरी रखा हुआ है। ये बात आज भी प्रमाणित है। जमहूरियत का कोई भी नेता वहां पर 5 वर्षों का कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर सका, और यदि कोई पूरा करने की मंशा अगर रखता है तो वो जेल में चला जाता है या उसे विदेश का रास्ता दिखा दिया जाता है, और नहीं माना तो फांसी का फंदा भी उसके लिए तैयार करके रखा जाता है। तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ही सर्व करना उनका सबसे पहला मकसद होता है, और इसी वजह से कभी वो एक खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी वो दूसरे खेमे में जाके बैठ जाते हैं। जब मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि जब फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब हमला किया, उस दिन उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे, और पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि क्या इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो रशिया ने भी किया है। और बाद में फिर पता चलता है कि यही जो पाकिस्तान है वो यूक्रेन को अमेरिका के दबाव में हथियारों की सप्लाई भी करने का कार्य कर रहा था। इस तरीके की भी रिपोर्ट सामने आई। यही पाकिस्तान के जो पहले के जो जनरल मुशर्रफ हैं, ये तालिबान को सपोर्ट करने के लिए पूरा उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा और तालिबान को खड़ा किया। लेकिन जब 9/11 के बाद जॉर्ज W. बुश का ये चेतावनी आई कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, तो रातों रात ये फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पर सामने आ गया और अमेरिका को अपनी पूरी धरती सौंप दी। तो ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, इनकी कोई सोच नहीं है, कोई इनके अंदर कोई थिंकिंग नहीं है। अपने राष्ट्र के हितों को, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा से वो सेकेंडरी रखते हैं। और आज भी जैसा कि आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि अमेरिका के दबाव में आकर के और अमेरिका से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उन्होंने इस तरीके के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का फैसला किया है। लेकिन ये जो फैसला है वो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। जाहिर है कि पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। कट्टरपंथी अब इसका जो पूरा लाभ उठाते हुए वो अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन करेंगे
और इस तरीके से कोशिश करेंगे किस तरीके से इस सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल, तो आपने ये जो कट्टरपंथियों की पाकिस्तान बात के की है, कट्टरपंथियों की बात की है, तो डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जी से मैं ये सवाल ले लेती हूँ कि उपाध्याय जी, अब वहां पर कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बीएलए से भी निपटना पड़ रहा है, टीटीपी से भी निपटना पड़ रहा है, और अब इस फैसले के बाद तो अब देश के अंदर और भी ज्यादा मुझे लगता है गृह युद्ध वाले जो हालात है पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन अब हो सकता है इस्लामाबाद भी, लाहौर भी, रावलपिंडी भी, वहां तक लोगों से निपटना इनके लिए मुश्किल हो जाए। पीटीआई पहले ही मुश्किलें बढ़ा रही है, आए दिन वहां पर विरोध प्रदर्शन करती रहती है इमरान खान के नाम पर, तो अब ऐसे में बीएलए को भी देखना है, टीटीपी को भी देखना है, पीओके अलग वहां पर भी घिर करके ये रखे हुए हैं, और अब ये पूरी आग जो इस्लामाबाद तक फैलाने की तैयारी कर ली है। एक आसिम मुनीर गए और एक गए उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो अपने देश का भला नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे देश का भला करने चले हैं।